चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिससे मैग्नेट में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट यानी इंड्यूस्ड करंट का नाम अल्टरनेटिंग करंट हो जाता है। इसको सबसे पहले आप लोग समझेंगे कि कैसे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्यों इसका नाम अल्टरनेटिंग पड़ा, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें आपका एसी जनरेटर का वर्किंग थ्योरी है वो भी आ जाएगा। तो एसी जनरेटर का हम लोग वर्किंग थ्योरी लिखते हैं या अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूँ उसमें आपका टोटल वर्किंग थ्योरी है। सिंपल आपको प्रिंसिपल लगना होगा, एसी जनरेटर क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके आधार पर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट का वही है। देखिए क्या होता है, जो फ्लक्स चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। तो कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा बी ए कॉस ओमेगा। अब आप देखिए फ्लक्स चेंज कब होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल यानी कोई जो कॉइल है वो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कॉइल का एरिया चेंज करे, यानी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करे बाहर आ गई, यानी उसकी एरिया चेंज होना चाहिए तो फ्लक्स चेंज करेगा। अब मान लो बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी भी कांस्टेंट हो गया, ए भी कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कब चेंज करेगा कॉइल का इनवर्सली ओमेगा से रोटेट करे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तीन स्थिति में चेंज होगा, या तो बी चेंज हो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, या तो एरिया चेंज हो, और अगर दोनों कांस्टेंट है कॉइल मस्ट बी रोटेटिंग इन मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो चेंज ऑफ फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, तो डी फाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा डी बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, डी कॉस ओमेगा टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ओमेगा टी है कि यहाँ डी टी लिखने से नहीं होगा, ये फंक्शन ऑफ ए फंक्शन कहा जाता है, लेकिन आप समझिए कि हम डी टी ना लिख करके क्या लिखेंगे डी ओमेगा टी इनटू डी ओमेगा टी अपॉन डी टी। चीज वही हुआ, काट दीजिए तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी बी ए cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा का sin थीटा sin ओमेगा टी, इसका कैसे करेंगे ओमेगा इनटू डी टी अपॉन डी टी। तो कितना आ जाएगा डी टी अपॉन डी टी 1 हो गया माइनस बी ए ओमेगा sin ओमेगा टी, यह हमारा आ गया डी फाई अपॉन डी टी। अब फैराडे के लॉ अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडे, यानी फैराडे का सेकंड लॉ लीजिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। फैराडे का सेकंड लॉ, negative rate of change of magnetic flux is directly proportional to the induced EMF produced in the circuit। कांस्टेंट का वैल्यू 1 आता है, ये तो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दें तो माइनस है डी फाई अपॉन डी टी कितना आया है माइनस डी ए ओमेगा sin ओमेगा टी, यानी कितना हो गया एन ए बी पॉजिटिव हो जाएगा माइनस इंटू माइनस एन बी ए ओमेगा sin ओमेगा टी। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए ई मैक्सिमम कब होगा, इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ई मैक्सिमम जिसको यहाँ पर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में इंड्यूस्ड मैक्सिमम ईएमएफ को क्या बोलते हैं पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज, इसको आप वोल्टेज भी कर सकते हो, ई मैक्स भी लिख सकते हो, यानी ई मैक्सिमम दैट इज ई नॉट, ई पीक जो है वो ई नॉट से डिनोट होगा, ये कब होगा तो when sin ओमेगा t is equal to 1, क्योंकि n कांस्टेंट b कांस्टेंट a कांस्टेंट, e का मैक्सिमम होना किस पर डिपेंड करेगा sin थीटा पर। जब sin ओमेगा t 1 होगा e मैक्सिमम कितना आ जाएगा हमारा n b a, ये
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, अगर ई बाई ई नॉट कर दें तो कितना आ जाएगा साइन ओमेगा टी, यानी इट इंप्लाइज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, या इसको आप ये भी लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू v नॉट साइन वोल्टेज के टर्म में ओमेगा। अब यहाँ देखो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसी का नाम अल्टरनेटिव हो जाएगा, क्योंकि एसएचएम मोशन में आप क्या पढ़े हो, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। a क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड। यहाँ v नॉट क्या चीज है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। v क्या है, t टाइम पर वोल्टेज। वहां भी y क्या होता है, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट। वहां भी sin ओमेगा टी, यहाँ भी sin ओमेगा। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज और टाइम के बीच, तो ग्राफ क्या आएगा, एसएचएम मोशन वाला ग्राफ आएगा। आप देखोगे इसका ग्राफ, इस पर ले लीजिए आप प्लस v, यहाँ ले लीजिए माइनस v, और जिनके नीचे ये आपका टाइम के साथ एक्स एक्सिस पर टाइम ले लीजिए। आप इसमें ग्राफ प्लॉट कीजिए, एसएचएम मोशन में आप प्लॉट किए होंगे, यहाँ उसको प्लॉट करके वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट के बीच कर्व होता है। एसएचएम मोशन में जो एलिमेंट का आपका है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का कर्व होता है, उसमें आप देखेंगे ग्राफ यही आता है। यहाँ भी देखेंगे जब साइन 0 0 साइन जब पाई/2 ओमेगा के स्थान पे 2 पाई/2 कीजिए, इस ढंग से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू यानी v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई/t इनटू t। अब आप t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू रखिए t/4, देखिए v आ जाएगा v नॉट, पाई/2 हो जाएगा, t रखेंगे तो साइन 2 पाई हो जाएगा, जब t का वैल्यू t/2 रखोगे तो साइन पाई हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, फिर 3 पाई/2 माइनस v नॉट होगा। जब आप t रखेंगे 1 टाइम पीरियड तो 0 आ जाएगा वोल्टेज, यानी यहाँ t/2 है, यहाँ t, ये कर पाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह का v के स्थान पे हम IR कर दें, आगे बढ़ा दें, v नॉट के स्थान पर I नॉट R कर दें, यहाँ रेजिस्टेंस है साइन ओमेगा टी, देखिए R से R कट जाएगा, तो हमारा करंट इक्वेशन क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका भी तब इसी तरह होगा, इसी पर आप दे सकते हो प्लस v एंड प्लस I माइनस v एंड माइनस I, इसी तरह इसका भी तब आ जाएगा। यहाँ देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, उसका नाम अल्टरनेटिंग क्यों, क्योंकि वो पीरियाडिक वाइब्रेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, पीरियाडिक वाइब्रेशन कर रहा है, एसएचएम मोशन कर रहा है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका नाम क्या पड़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, जो एसएचएम वेव का पालन करता है। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा, और यही आपका जो जनरेटर है उसका ये थ्योरी हो गया। वर्किंग थोड़ा सा लिख करके, कॉइल जब रोटेट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये आप थ्योरी कर देंगे तो इस जनरेटर का क्या हो जाएगा, वर्किंग थ्योरी, और ये ग्राफ बना देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट वोल्टेज which repeated its magnitude and direction periodically कहने का मतलब 0 से मैक्स, फिर 0, फिर मैक्स, एंटी क्लॉकवाइज में फिर 0, पीरियडिक वाइब्रेशन कर रहा है, यानी दैट वोल्टेज which repeated its magnitude and direction periodically after the fixed intervals of time is called alternating voltage, and that current which repeated its magnitude and direction periodically after the regular intervals of time is called alternating current। ये इसका डेफिनेशन। इस तरह हम लोग अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोनों को समझ लिए हैं। वही इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट का नाम क्या पड़ गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का क्या होगा, यहाँ जो है करंट कई प्रकार के आएंगे, आरएमएस करंट आएगा, एवरेज करंट आएगा, तब हम लोग एवरेज करंट यानी एवरेज अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज,
आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब लोग एवरेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एवरेज अल्टरनेटिंग करंट को समझते हैं। देखिए पूरे साइकिल के लिए जब हम एवरेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे या एवरेज अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये जीरो से पीक क्लॉकवाइज, जीरो से पीक एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट जीरो हो जाएगा। ऐसे भी अगर तुम लोग निकालोगे पूरे साइकिल के लिए, देखिए यहाँ पर अगर वी एवरेज निकालते हो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, एक मतलब एवरेज, ये क्या आ जाएगा? आप जीरो से लेके एक टाइम पीरियड के लिए लेंगे, क्या लेंगे? वी डी टी करेंगे। वी करने का मतलब वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, वी नॉट बाहर आ जाएगा, जीरो से लेके टी इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी। आपको निकालना नहीं, मैथ वाले से बहुत अच्छे से समझते हैं कि पूरे एक साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। बाय बाय इसको रट ले, वैसे इतना मैथमेटिकल टूल्स में आपको करना ही करना है कि साइन थीटा डी थीटा का पूरे एक साइकिल के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। ये हमारा कितना आ गया? जीरो आ गया। जी एवरेज, इसी तरह ए एवरेज में क्या हो जाएगा? आई एवरेज, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू। जब भी आप निकालोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी पूरे एक साइकिल के लिए, वन टाइम पीरियड के लिए, ये भी जीरो आएगा। ये ऐसे भी हो रहा है और इस तरह भी आप समझिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एसएचएम मोशन करता हुआ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट चलता है, इसलिए उसका वैल्यू इस साइकिल के लिए आएगा। अब हाफ साइकिल के लिए जब हम निकालेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, कंडीशन करके पूछे जाते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये तो फुल साइकिल के लिए आ गया। अब यहाँ फॉर हाफ साइकिल देखिए क्या आएगा। तो फॉर हाफ साइकिल के लिए जब तुम चलोगे तो हाफ साइकिल के लिए यानी उसको आप लिख दीजिए, पहले जी निकालिए, तो वी एवरेज बाई टू। हाफ साइकिल के लिए जब करोगे यहाँ जीरो से लेके टी बाई टू और वी डी टी यानी वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। हाफ के लिए जब आप इसको करेंगे उसमें भी एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज में प्लस आप रहेगा, ये प्लस है, तो ये कितना आ जाएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 v0 बाई पाई ये आएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए यानी हाफ साइकिल फॉर क्लॉकवाइज केवल, और क्लॉकवाइज रोटेशन इसको आप दूसरे ढंग से भी समझ सकते हो। 2 में पाई से डिवाइड करेंगे ये 0.637 बिना आएगा। और इसी तरह वी एवरेज एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये प्लस है, और वी एवरेज जब आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए करेंगे सेम काम आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2v0 बाई पाई, या इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस 0.637 यानी एक तरह देखिए कंपटीशन में क्या पूछे जाते हैं कि जो भी एवरेज होगा हाफ साइकिल के लिए वो पीक का कितना परसेंटेज होगा। तो वी एवरेज हाफ के लिए अपन v0 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 63.7%। तो आप इसको कंप्लीटली भी थोड़ा ध्यान रखेंगे और बोर्ड के लिए भी ध्यान रखेंगे। जो बोर्ड में पेपर्स आ रहे हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक नंबर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये सब पूछे जा सकते हैं। कहाँ से उठाएगा ऑब्जेक्टिव? वो कंपटीशन से ही उठाएगा। तो वी एवरेज जो हाफ साइकिल के लिए होगा वो पीक का कितना आएगा? 63.7%। सेम इसी तरह जब आप आई निकालोगे हाफ के लिए यानी क्लॉकवाइज के लिए, तो क्लॉकवाइज के लिए आप प्लस करोगे, तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आप क्या लिख सकते हो? जब नेगेटिव किए हैं यानी और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हुआ है। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा? इसी सब चीज इसी तरह लेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
2I0/5 या कितना होगा प्लस में 0.637I0 यानी 63.7%। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या आ जाएगा -2I0/5 या -0.637। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हमने देखा है जो कि फुल साइकिल के लिए 0 होता है। ये आपने प्रूफ करके एक तरह से दिखा दिया है। और हाफ साइकिल के लिए क्या होता है पीक का 63.7%, चाहे वोल्टेज हो या करंट। अब हम लोग देखेंगे आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज। अब लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे, जो कि सबसे पसंदीदा करंट और सबसे पसंदीदा वोल्टेज है। अरे घर में सबसे पसंद लड़के बच्चे होते हैं ना, 5 लड़के हैं, माँ बाप उसमें कोई बहुत पसंद रहता है, या लड़कियां हैं कोई बहुत पसंद रहते हैं। पानी ले आओ तो कौन पानी ले आएगा? जो सबसे पसंद रहता है वही पसंद भी क्यों है? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। इसीलिए आप दिमाग में सेट रखिएगा कि इस चैप्टर में कभी भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है, अब बोल दिया जाए कि 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग जो है वोल्टेज है, तो कौन सा वोल्टेज है? एवरेज है, पीक है, कौन सा है? आरएमएस। यानी कुछ न कहा जाए, कुछ न बोला जाए वोल्टेज और करंट के बारे में, तो आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज। ऐसे मैंने बताया ना कि पानी ले आओ तो कौन लेके आता है? जो सबसे पसंदीदा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ भी देखिए वही चीज है, सबसे पसंदीदा वोल्टेज और करंट है। इसके नाम भी कई होंगे ना, सेम चीज है ना। माँ बाप को जो बच्चे ज्यादा पसंद होते हैं उसके नाम कई होते हैं, मुन्ना चुन्ना होता है ना, फलाना विंटेज वगैरह वगैरह कई नाम होता है, दुर्गा दुर्गेश तरह तरह के नाम उसको दे देते हैं। तो यहाँ भी देखिए कई नाम होगा। इस वोल्टेज को आप याद रखिएगा क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलो, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलो, या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलो। ठीक उसी तरह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, या इफेक्टिव ये वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज में 3 इसके नाम है, आरएमएस करंट, इफेक्टिव करंट, वर्चुअल करंट। ठीक है, अब ये देखिए होता क्या है, इसका आप डेफिनेशन देखिए। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट ऑफ द आरएमएस रूट ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड आरएमएस करंट, लेकिन नहीं, इसके डेफिनेशन को आप समझिए। जैसे हम अल्टरनेटिव वोल्टेज को ले लेते हैं, क्या होगा देखिए, यानी आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज क्या होगा? पहले आरएमएस वोल्टेज को समझें। अल्टरनेटिव यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज, ये क्या होगा? दैट स्टडी वोल्टेज, ध्यान से समझिएगा, दैट स्टडी वोल्टेज व्हिच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए रेजिस्टर इन द सेम टाइम एज इट डन बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन सेम रेजिस्टर इन सेम। तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे वोल्टेज के द्वारा, क्या होगा? अब देखो अल्टरनेटिव वोल्टेज इसी रेजिस्टर में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा टी टाइम। अल्टरनेटिव वोल्टेज जो हीट प्रोड्यूस करेगा, इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, क्यू से भी लिख सकते हो। क्या होता है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट में पढ़ चुके हैं कि हीट प्रोड्यूस V स्क्वायर बाय R इंटू टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी, रेजिस्टर R। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये अल्टरनेटिव वोल्टेज है, पीरियडिक वाइब्रेशन करता है, तो अगर हम मान लेते हैं dt टाइम में डेल्टा H हीट प्रोड्यूस करता है, या ds मान के चलिए थोड़ा कैलकुलस से, ds हीट प्रोड्यूस करता है, तो ds क्या आ जाएगा? v के स्थान पर v नॉट साइन ओमेगा t अपॉन r इंटू t।
तो टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करोगे, लिखने की जरूरत नहीं है, तो टी टाइम में हीट प्रोड्यूस होगा h, तो क्या करेंगे, v नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाय r, ये टी के स्थान पे dt लीजिए क्योंकि dh हीट प्रोड्यूस हो रहा है dt टाइम, v नॉट स्क्वायर बाय r, v नॉट कांस्टेंट है, टी वैल्यू है, r भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे sin स्क्वायर ओमेगा टी dt, ये sin स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करेंगे टी टाइम के लिए, आप इसका इंटीग्रेशन sin स्क्वायर ओमेगा टी dh का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा h, sin स्क्वायर ओमेगा टी dt, मैथ वाले बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं sin स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको आप लिख दोगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, sin स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, ये फार्मूला है ना, क्या फार्मूला है, cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये हमारा sin है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, क्या थीटा के स्थान पे क्या है ओमेगा, ठीक है, ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हो गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेके t, कितना आ जाएगा v नॉट स्क्वायर, एक टाइम पीरियड के लिए ले लीजिए और आसान हो जाएगा काम, 0 से लेके t कर लीजिए, v नॉट स्क्वायर, ये तो बाद में रखना होता, v नॉट स्क्वायर बाय r, दोनों के साथ जाएगा 1/2 के साथ भी, तो 2 बाहर कर दीजिए dt 0 से लेके t, दूसरा क्या आ जाएगा v नॉट स्क्वायर, सेकंड टर्म में v नॉट स्क्वायर बाय 2r, ये 2 बाहर आ गया है, cos 2 ओमेगा टी dt, कहां से कहां तक 0 से लेके t, cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन यानी cos t dt का इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाता है, अगर आप कैपिटल T नहीं रखते तो बाद में पूरा करना पड़ता है, स्टेप चेंज करना, यहाँ क्या होता है स्टेप बढ़ जाता है उसमें, यहाँ अगर एक टाइम पीरियड के लिए निकाल ले रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है रजिस्टर R में, तो चूंकि SHM मोशन करता है, SHM मोशन एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग मोशन होता है, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता, आपको इंटीग्रेशन के लिए से ही वन टाइम पीरियड के लिए निकालना होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के द्वारा रजिस्टर R में एक टाइम पीरियड में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, v नॉट स्क्वायर बाय 2r dt का इंटीग्रेशन, यहाँ t हो जाएगा t माइनस 0, स्टेप छोड़ रहे हैं, dt का क्या आ गया t, r लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, इसका क्या आ जाएगा, कितना जानते हैं मैथ वाले, v नॉट स्क्वायर बाय 2r और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा एक टाइम पीरियड के लिए, तो हमारा कितना आ गया हीट प्रोड्यूस, h कितना है v नॉट स्क्वायर अपॉन 2r इंटू t, एक टाइम पीरियड में अल्टरनेटिंग वोल्टेज के द्वारा रजिस्टर R में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब RMS वोल्टेज क्या होगा, तो वह स्टडी वोल्टेज, आप हिंदी में समझिए, वह स्टडी वोल्टेज जो कि रजिस्टर R में उतना ही हीट प्रोड्यूस करे उतने ही टाइम में जितना ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज करता है, उसी स्टडी वोल्टेज का नाम क्या होगा RMS, ठीक है, यानी दैट स्टडी वोल्टेज, RMS voltage is that steady voltage which produce the same amount of heat in a resistor in same time as it done by alternating voltage in same resistor in same time। अब देखिए क्या होगा, RMS के द्वारा हीट प्रोड्यूस कितना होगा, H is equal to RMS, RMS को आप RMS में लिख सकते हो और VV भी लिख सकते हो, वर्चुअल V means वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज बोलिए, RMS वोल्टेज बोलिए, इफेक्टिव वोल्टेज बोलिए, सब चीज, तो वर्चुअल के द्वारा कितना होगा यानी RMS के द्वारा कितना होगा, की टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा,
V नॉट स्क्वायर बाय इंटू नहीं होगा क्योंकि H इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T, ये तो ये आया है। वर्चुअल के द्वारा कितना होगा, यानी RMS वोल्टेज के द्वारा कितना ही वोल्टेज होगा, V RMS स्क्वायर बाय R इंटू T, उसी रेजिस्टर R में। अब दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, ऐसा कि डेफिनेशन है, तो कितना आ जाएगा, V नॉट स्क्वायर बाय 2R इंटू T that is equal to V RMS and V virtual square by R into T। T से T को काट दीजिए, R से R को काट दीजिए, it implies हमारा कितना आ गया, V RMS रूट में हो जाएगा, यानी V नॉट बाय रूट, ये V RMS होता है V नॉट बाय रूट 2 का 1 बाय रूट टाइम्स, यानी V नॉट का 1 बाय रूट टाइम्स। ठीक, समझ में आया होगा, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। दैट स्टडी वोल्टेज व्हिच विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए रेजिस्टर, यानी आरएमएस वोल्टेज हमारा VRMS है, दैट स्टडी वोल्टेज विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए रेजिस्टर इन सेम टाइम एज इट डन बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, V नॉट sin ओमेगा t इन द सेम रेजिस्टर इन सेम टाइम। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के द्वारा कितना होगा, V के स्थान पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज रखना, DH दिया है, उसको एक टाइम पीरियड के लिए निकाला है, कितना आगे। अब RMS वोल्टेज कितना करेगा, V RMS का स्क्वायर बाय R इंटू T, उसी रेजिस्टर में तो हीट का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R इंटू T, तो V RMS का स्क्वायर बाय R इंटू T, दोनों को हमने इक्वलाइज किया, हमारा V RMS कितना आ गया, V नॉट बाय रूट। इसी तरह ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का आपको हमने RMS वोल्टेज का डेफिनेशन दिए हैं, उसी तरह देखिए RMS करंट क्या हो जाए, आप यही समझ लीजिए RMS करंट, RMS करंट या उसी का नाम क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या इफेक्टिव करंट या वर्चुअल। इसको भी आप उसी तरह चलोगे, अगर करंट के टर्म में यही V के स्थान पे IR रखोगे तो क्या आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस I स्क्वायर, V के स्थान पे IR रखिए क्या आएगा, I स्क्वायर R T। अब यहाँ भी हम DH लेके करेंगे, I नॉट के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी H हमारा क्या आ जाएगा, I नॉट के स्थान पे वैल्यू पुट करोगे, यानी I dt, I नॉट I के स्थान पर I नॉट sin ओमेगा t और होल स्क्वायर dt, ये R तो बाहर है ही, R का बाहर कर दीजिए, dH जो होगा तो कितना आ जाएगा, I स्क्वायर R dt, तो H कितना आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे जैसे यहाँ किए हैं, तो R बाहर आएगा, I नॉट sin ओमेगा t, I के स्थान पर अल्टरनेटिंग करें। अब यहाँ भी देखिए R I नॉट, अब पुनः वही sin स्क्वायर ओमेगा t dt का आप इंटीग्रेशन करोगे, एक टाइम पीरियड के लिए करोगे, यहाँ की आप एक टाइम पीरियड ले लीजिए, तो इसका आप आएंगे कितना आ जाएगा, सेम चीज आएगा आपका, निकालेंगे H को अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा लिए हैं, फिर H आप लेंगे किसके द्वारा, जैसे यहाँ V RMS स्क्वायर बाय R इंटू T किए हो, उसी तरह I RMS स्क्वायर इंटू R T करोगे, इक्वलाइज करने पे यहाँ क्या पाएंगे, I RMS हमारा कितना आ जाएगा, I नॉट बाय रूट। सेम प्रोसेस है जैसा आप यहाँ किए हैं, यहाँ V नॉट स्क्वायर का आ रहा है, यहाँ क्या चीज आएगा, I नॉट स्क्वायर हाँ, और sin स्क्वायर बाय t dt का इंटीग्रेशन होगा। सेम प्रोसेस है, क्योंकि वोल्टेज के टर्म में V स्क्वायर बाय RT होता है, करंट के टर्म में I स्क्वायर RT होता है, I के स्थान पे अल्टरनेटिंग करंट रख देंगे, DH लेंगे, H लेकर के आप इसी तरह प्रोसेस करेंगे, पाई आने के साथ पाएंगे I नॉट पर कोई बोर्ड में प्रूफ नहीं पूछता। ये तो आपको डेफिनेशन निकालने के लिए समझा दिए हैं, यानी क्या चीज आया, दैट RMS करंट इज दैट स्टडी करंट व्हिच प्रोड्यूस the same amount of heat in a resistor in same time as it is done by alternating current in same resistor in इस तरह हम लोग क्या किए हैं, RMS करंट RMS वोल्टेज के डेफिनेशन को समझ लिए हैं। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में एक नंबर के लिए जरूर I नॉट I या V नॉट V ये जरूर पूछे जाते हैं, एवरेज पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन RMS के लिए जरूर पूछता है। इस
चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला भी याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग सर्किट की ओर चलेंगे।